चलो देखो, ये एक आर्बिट्ररी चार्ज, इसका नाम नहीं, इस शेप का कोई नाम नहीं है तो उसको आर्बिट्ररी वर्ड यूज करते हैं। और सपोज करो, अच्छा ये लेमडा जब लीनियर डेंसिटी डिफाइन किए थे, डेंसिटी पॉइंट का चीज होता है, पॉइंट पर फाइंड किया जाता है डेंसिटी। ऐसे बोलेंगे इस पॉइंट का क्या सिग्मा है, तो और जिस पॉइंट पर सिग्मा निकालना हो वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना होता है आपको। ये तो एरिया वाला है, तो एरिया वाला में से एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप का या स्क्वायर शेप का एलिमेंट लोगे। जब सरफेस में से एलिमेंट लेना हो एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का एलिमेंट लिया जाता है। और इसका एरिया का वैल्यू मान लो DA, और इस पर चार्ज निकालना होगा। मान लीजिए इस एलिमेंट पर चार्ज DQ, तो सिग्मा का फॉर्मूला यूनिटरी मेथड से आप बात करो कि DA एरिया पर DQ अमाउंट का चार्ज, तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज, DQ बाई DA, यही सिग्मा हो गया, इसी को सिग्मा बोलेंगे। यही तो सिग्मा का डिफिनेशन है, चार्ज ऑन यूनिट एरिया। आपको जिस पॉइंट पर का डेंसिटी निकालना है उस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एलिमेंट लेना, उस एलिमेंट पर का चार्ज फाइंड करना। तो लेकिन अब एलिमेंट कैसा लोगे वो तो डिपेंड करता है कि किस चीज में से एलिमेंट ले रहे हो, वाइड में से ले रहे हो कि कोई एरिया में से ले रहे हो एलिमेंट, कि कोई वॉल्यूम में से ले रहे हो एलिमेंट। कोई वाइड में से एलिमेंट लीजिएगा तो वो पिछला क्लास वो लेमडा जब कर रहे थे तो वहां एक वाइड था, चार्ज वाइड था, तो वहां पर जैसे इस तरह का एक चार्ज वाइड था, इसमें से एलिमेंट लेना यानी एक छोटा सा स्ट्रेट पोर्शन लेना, छोटा सा स्ट्रेट पोर्शन। लेकिन एरिया में से एलिमेंट लोगे तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का लेना है। ये सब कैलकुलस का रूल है, इसमें मैथमेटिक्स ये सब बात। और इस एलिमेंट पर चार्ज फाइंड करेंगे, मान लिया DQ, तो इस पॉइंट का जो सिग्मा होगा वो DQ बाई DA होगा। और कभी कभी बार बार एक बात बोलते हैं हम कि मान लीजिए ये XY एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो आप जो जिस पॉइंट का सिग्मा निकाल रहे हो उस पॉइंट का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर R, और अलग अलग पॉइंट का सिग्मा अलग अलग होता है, हो सकता है और सेम भी हो सकता है। वो तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। यदि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिफरेंट पॉइंट का सिग्मा डिफरेंट होगा। ये वहां जो डिफिनेशन किया लेमडा वाले में, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वही डिफिनेशन यहां भी चलेगा। यदि सभी पॉइंट का डेंसिटी सेम हो, चाहे वो जो डेंसिटी हो, सिग्मा वाला या लेमडा वाला, तो उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पॉइंट का सिग्मा निकाले है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी मिलेगा बुक सब में, सिग्मा के ब्रैकेट में R लिख देगा, सिग्मा के ब्रैकेट में R, और ये DQ बाई DA। इससे घबराना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग पोजीशन वेक्टर पर सिग्मा अलग अलग, यानी अलग अलग पॉइंट का सिग्मा अलग अलग होगा। डिफरेंट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफरेंट, यानी सिग्मा पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिफरेंट पॉइंट का सिग्मा डिफरेंट। इस तरह से आपको, अरे 12 में भी ये सब बात आप पढ़े थे, लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंट करना आप 12 में नहीं जानते थे। 12 में तो ये ऐसे भी नहीं किया जाता था, एक और उपाय था 12 में। देखिए ये फॉर्मूला सिग्मा का तब यूज करना जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, और यदि मतलब हर पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट का सिग्मा डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तब फिर सिग्मा को dq बाई dA नहीं करके डायरेक्ट टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया कर देना, यदि सिग्मा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो। फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए सिग्मा का वैल्यू में डायरेक्ट टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया कर दोगे, जो 12 में करते थे आप। कोई सरफेस चार्ज है, उसका टोटल चार्ज Q और टोटल एरिया A, तो डायरेक्ट Q बाय A कर देंगे। लेकिन ये मेथड कि पहले एक एलिमेंट लेना, एलिमेंट पर का चार्ज निकालना, फिर वो चार्ज बाय वो एरिया, ये तब करना जब अलग अलग जगह का सिग्मा अलग अलग हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें Q हो गया टोटल चार्ज ऑन द एरिया, ये टोटल चार्ज ऑन एरिया, और A हो गया टोटल एरिया। यही डिफरेंस है। लेमडा वाले में भी ऐसा ही बात बोला था हम आपको, लेमडा वाले में भी इसी तरह की एगो बात किए थे, याद दिलाते हैं हम आपको। ये देखो लेमडा वाले में क्या हो, लेमडा में भी dq बाई dx बोला था जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, और डायरेक्ट q बाई l बोला था जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये करके दिखाए भी थे, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो डायरेक्ट टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लेमडा में। और ये समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं ना हम, आगे चल के ये डेंसिटी वाली बात इतना टफ हो जाता है सेमेस्टर 6 में, सेमेस्टर 5 में ये डेंसिटी इतना सिंपल नहीं रह पाता है। इसलिए पहली बार डेंसिटी का इंट्रोडक्शन हम लोग सेमेस्टर 2 में कर रहे हैं। थोड़ा ये सब कब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के केस में डेंसिटी को का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, नॉन यूनिफॉर्म के केस में डेंसिटी का फॉर्मूला, नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट डेंसिटी, और जिस पॉइंट का डेंसिटी निकालना है उस पॉइंट के आसपास एगो टुकड़ा लेना, उस टुकड़ा पर का चार्ज निकालना, फिर उस टुकड़ा का चार्ज से उसके एरिया या लेंथ से डिवाइड करना। चलो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक कुछ एग्जांपल देखो। मान लो ये डिस्क है, इसका रेडियस r, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक ये इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। जरूरत ज्यादा पड़ेगा यूनिफॉर्म का अभी सेमेस्टर 2 में, नॉन यूनिफॉर्म वाला बाद में सेमेस्टर 6 में जरूरत पड़ेगा। अभी हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क की बात कर रहे हैं। इस पर का टोटल चार्ज मान लो Q है, इसका सिग्मा, हर पॉइंट का सिग्मा सेम होगा, और वो कितना होगा सिग्मा, तो यूनिफॉर्म के केस में क्या बोला, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। यदि मान लो एक हॉलो स्फीयर है, नीचे लिखिए, देखिए फिगर बोर्ड में ड्रॉ करने से नहीं क्लियर होता है कि ये क्या है, स्फीयर है कि रिंग है, इसको लोग रिंगो बोल सकता है, इसलिए नीचे लिखना चाहिए आपको। ये एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्म चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, और इसका भी रेडियस गिवन होगा, इस पर चार्ज होगा। यहाँ पर चार्ज कहाँ होगा, एरिया सरफेस पर होगा, सरफेस पर जहां मटेरियल होगा वहीं पर चार्ज होगा। हॉलो स्फीयर में मटेरियल सरफेस पर होता है, अंदर में मटेरियल नहीं होता है, खोखला होता है वो। इस पर टोटल चार्ज मान लो Q, और यूनिफॉर्म है तो इसमें भी हर पॉइंट का सिग्मा सेम होगा। इसका जो सिग्मा होगा चार्ज बाय एरिया, हॉलो स्फीयर का ये जो एरिया होता है ना, ये सरफेस का एरिया टोटल, वो 4 पाई r स्क्वायर,
4πr² होता है हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया। एक हॉलो सिलेंडर है सपोज करो, यही सब चार्ज सिस्टम की जरूरत पड़ेगा आपको। हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर में एगो एक्सिस डिफाइन करते हो, इसके सरफेस पर चार्ज है, हॉलो है, अंदर में तो मटेरियल है नहीं जो चार्ज रहेगा, सरफेस पर चार्ज रहेगा। इसका लेंथ है L, इसका रेडियस R। नीचे लिख देना ए यूनिफॉर्म हॉलो चार्ज सिलेंडर, ए यूनिफॉर्म हॉलो चार्ज सिलेंडर। इस तो हम लोग सब यूनिफॉर्म वाला एग्जांपल उठा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला भी नहीं उठा रहे हैं। जहां जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में वहीं पर उसका बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म के केस में बोल रहे हैं टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। इस पर भी टोटल चार्ज मान लो Q था, और टोटल एरिया सिलेंडर का कर्व्ड एरिया, ये जो कर्व्ड एरिया होता है वो 2πrl होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πrl। देखो सिलेंडर में 3 गो एरिया होता है, 2 गो सर्कुलर और 1 गो कर्व्ड है। यहां पर देखिए ये सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, और ये इधर से कर्व। तो सर्कुलर एरिया पर अभी चार्ज नहीं है, वो एरिया यूज नहीं करेंगे, ओनली कर्व्ड एरिया पर चार्ज है, उसका एरिया का वैल्यू होता है 2πrl। तो यही सब सिस्टम की जरूरत पड़ते रहेगा हम लोग को, सिलेंडर, डिस्क, स्फीयर। अच्छा, एक लास्ट चार्ज डेंसिटी डिफाइन करें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब फिगर उतारिए। हो गया? यस सर। हो गया ना सबको? यस सर। लास्ट एक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सब बात तो यहां पर नहीं कर सकते हैं इस डेंसिटी के बारे में, जब जब जहां जहां डेंसिटी का जिस चीज का यूज होगा उस वो बात सब वहां पर, यहां लेकिन बेसिक बात कर लिया जाए, कुछ इंट्रोडक्शन डेंसिटी का। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसकी बात कब करोगे? इसकी बात करना जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वॉल्यूम अंदर सॉलिड स्फीयर, जैसे ड्यूज बॉल, ड्यूज बॉल जिससे क्रिकेट खेलते हो, कॉस्को बॉल भी होता है ड्यूज बॉल। कॉस्को बॉल हॉलो स्फीयर है, अंदर में मटेरियल नहीं है, सरफेस पर मटेरियल है ओनली। और ड्यूज बॉल में अंदर में भी मटेरियल होता है, तो उसको सॉलिड स्फीयर बोलेंगे, उसमें वॉल्यूम में मटेरियल है, तो चार्ज भी वहां हो सकता है। It is defined when charge is distributed inside volume. Charge is distributed inside volume. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, यही दो केस। वॉल्यूम का मतलब आप समझ रहे हो, अंदर वाला रीजन। फॉर एग्जाम्पल में सॉलिड चार्ज स्फीयर, सॉलिड चार्ज स्फीयर, सॉलिड चार्ज सिलेंडर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करना सिंबल रो से, रो सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। रो, ये सिंबल लिया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, रो बोलते हैं इसको। और ये डिफाइन होगा कैसे? चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम।
देखो सब जगह यूनिट की बात हुआ है। लीनियर डेंसिटी में चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, सरफेस डेंसिटी में चार्ज ऑन यूनिट एरिया, यहाँ चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम। और तो यहां पर सपोज करो ना एक आर्बिट्ररी वॉल्यूम है, ये एक आर्बिट्ररी वॉल्यूम, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आर्बिट्ररी वर्ड का मीनिंग समझाए थे पहले भी, जिस शेप का कोई नाम नहीं हो उसको आर्बिट्ररी बोल देंगे। और अंदर में चार्ज है, सरफेस चार्ज मत समझना इसको। इसके नीचे लिख दीजिए एन आर्बिट्ररी चार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज, एन आर्बिट्ररी वॉल्यूम चार्ज। इसके किसी पॉइंट का डेंसिटी फाइंड करना है, रो। बार बार डेंसिटी इज पॉइंट फंक्शन, डिफरेंट पॉइंट का डेंसिटी डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है। डेंसिटी पॉइंट का प्रॉपर्टी है, कभी ऐसे रीड मत करोगे कि इस बॉडी का क्या डेंसिटी है, ये सब गलत है स्टेटमेंट। बोलना होता है इस बॉडी के इस पॉइंट पर क्या डेंसिटी है। डेंसिटी कोई बॉडी का चीज नहीं है, वो पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है डेंसिटी। डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट डेंसिटी हो सकता है या सेम हो सकता है। यदि डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट डेंसिटी है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सेम है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम लोग डिफाइन करें पहले नॉन यूनिफॉर्म वाले से। तो जिस पॉइंट का डेंसिटी निकालना होता है क्या करते हो, वहां पर एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हो। तो यहां जो एलिमेंट लोगे ना, ये तो वॉल्यूम में से एलिमेंट लेना है ना, वॉल्यूम कोई आर्बिट्ररी वॉल्यूम में से एलिमेंट लेना है, एक क्यूब शेप का एलिमेंट लिया जाता है, क्यूब शेप का। ये सब कैलकुलस का रूल है, ये सब कुछ जनरल बात। आर्बिट्ररी वॉल्यूम मतलब उस वॉल्यूम का कोई नाम नहीं है शेप का, उस शेप का। तो आप उसको बहुत सारे टुकड़ा में बांटना चाहते हो, लेकिन ऐसा टुकड़ा में बांटना चाहते हो जो टुकड़ा का शेप पता हो, तो बहुत सारे क्यूब में कन्वर्ट कर दो उसको, छोटा छोटा क्यूब में, क्यूबिकल वॉल्यूम में। जब वॉल्यूम में से एलिमेंट लेना तो एक क्यूबिकल शेप का एलिमेंट लेना होता है। ये 2-4-5 बात एकदम अब माइंड में बिठा लीजिए आप। कोई कर्व में से एलिमेंट लेना तो एगो स्ट्रेट पोर्शन, छोटा सा एगो स्ट्रेट पोर्शन लेना, वो एलिमेंट होता है। कोई आर्बिट्ररी एरिया में से एलिमेंट लेना है तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का एगो एलिमेंट लेना है। कोई आर्बिट्ररी वॉल्यूम में से एलिमेंट लेना है तो एक क्यूबिकल शेप का लेना। जिस पॉइंट का रो निकालना है उसी के अराउंड ये एलिमेंट कंसीडर करना। देखो अभी लास्ट हो रहा है, ये सब में यही एक कॉमन मेथड करते गए हम लोग। और इसका क्या वॉल्यूम है इस एलिमेंट का, मान लो डीवी। इसके अंदर कितना चार्ज है, तो मान लीजिए इसके अंदर डीक्यू अमाउंट का चार्ज है। एगो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना है तो वो कर दीजिए आप। और इस पॉइंट का रो निकालना था ना, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर मान लो, जिस पॉइंट का रो निकालना है। तो ये रो एट आर, ये इसका मीनिंग ठीक है, क्लियर है इसका मीनिंग इस सिंबल का। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट पोजीशन वेक्टर आर। नहीं घबराने ना रहे इस सिंबल से। नहीं सर। चलो देखो, ये इस छोटा सा एलिमेंट के अंदर का चार्ज dq और इसका वॉल्यूम dv, इसका यूनिट कूलम्ब पर मीटर क्यू, वॉल्यूम का यूनिट पर मीटर क्यू। ये तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और जब यूनिफॉर्म होगा तो क्या, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। जब यूनिफॉर्म हो, ये फॉर्मूला पर्सनली फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, ये तो कुछ चार्ज डेंसिटी ये पूछेगा नहीं, लेकिन इतना यूज है इसका डेंसिटी का इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटो
स्टैटिक्स को समझने के लिए। और सेमेस्टर 5 का एगो चैप्टर है और सेमेस्टर 6 का एगो पूरा पेपरे है, वहां पर इतना परेशान करता है ये डेंसिटी टर्म। अभी हम लोग कौन डेंसिटी की बात किए, बाद में क्या चेंजिंग होना है इस डेंसिटी में, वो भी थोड़ा सुनिए लीजिए आप। अभी का डेंसिटी तो बहुत आसान है आपका। अभी तो हमने बोला कि डेंसिटी पॉइंट फंक्शन है, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग डेंसिटी है, और उस तरह के डेंसिटी को आपने डिनोट किया आर से, चाहे सिग्मा आर या लेमडा आर, यानी सिंपली पोजीशन का फंक्शन बोला। पोजीशन का फंक्शन यानी पॉइंट का फंक्शन, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग डेंसिटी। लेकिन बाद में टाइमों का फंक्शन वाला डेंसिटी यूज करना है। बाद में हम लोग को सेमेस्टर 6 में ये डेंसिटी सब की जरूरत पड़ेगा। पोजिशनो वेक्टर रहेगा और कॉमा देके टाइम भी देगा। अब समझो ऐसा डेंसिटी की जरूरत पड़ेगा, टाइम फंक्शन का भी, खाली पॉइंटे फंक्शन का नहीं। अभी हम लोग सेमेस्टर 2 में जो डेंसिटी है वो एक पॉइंट पर रहोगे तो अलग अलग टाइम पर डेंसिटी अलग अलग नहीं होगा। कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर ऑलवेज डेंसिटी सेम रहेगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा। वो चेंज कब करेगा, जब पॉइंटे चेंज कर दो आप, तब चेंज करेगा। लेकिन एक पॉइंट पर रहोगे तो डेंसिटी में चेंजिंग नहीं होगा। तो उस डेंसिटी को खाली इससे डिनोट करेंगे। लेकिन जो डेंसिटी अलग अलग पॉइंटों चेंज करने से चेंज कर रहा हो और एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो, वैसा डेंसिटी को इससे डिनोट करेंगे। इस तरह का डेंसिटी का यूज करना है हम लोग को फ्यूचर में सेमेस्टर 6 में। तो जब आएगा तो फिर उसकी बात करेंगे। अभी हम लोग सब काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी करने। ये तो सिलेबस में नहीं है, अपना सिलेबस डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट है। ये जो पहला चैप्टर है इस सेमेस्टर 2 का फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर टोटली 12 का है। इसमें कुछ नया काम नहीं करना आपको, टोटली 12 वाली बात है। गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ये 12 में था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ नया काम सब करना है। गॉसो थ्योरम में नया काम करना है जो, लेकिन पहला चैप्टर में कुछ नया नहीं, सब 12 वाला बात है। और दूसरा चैप्टर में जब जाएंगे यहां पर तो प्योरली ग्रेजुएशन लेवल की बात सब होगा गॉस थ्योरम के अंदर, पोटेंशियल के अंदर। पहला चैप्टर में गॉस थ्योरम को टोटली 12वें लेवल में बात करना है। सेकेंड चैप्टर में वही गॉस थ्योरम सब फिर से आएगा, लेकिन कुछ नया फॉर्म में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट है हम लोग का सिलेबस, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए थोड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट रिकैप करवाना पड़ेगा हमको। इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ, ये सब 12 में था। चलो देखो तो रिकैप समझना इसको। कूलम्स लॉ, दो चार्ज पार्टिकल, सब शॉर्टली बताएंगे इस बात को हम लोग। दो चार्ज पार्टिकल को कुछ डिस्टेंस पर रखा तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। फोर्स का नेचर एट्रैक्टिव रिपल्सिव, दोनों कब एट्रैक्टिव एंड कब रिपल्सिव, यदि दोनों चार्ज का नेचर सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, यानी इस टाइप का फोर्स लगाएगा। और यदि चार्ज का नेचर अपोजिट हो, मान लो जिस समय ये प्लस में था इस समय ये माइनस में है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, या जिस समय ये माइनस में था उस समय ये प्लस में है, तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। ये पहली बात कूलम्स का। लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, ऐसे सुनते होंगे कूलम्स लॉ को।
दूसरा बात कूलम्ब्स लॉ में कि ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगाया, इस फोर्स को डिनोट करेंगे ऐसे, इस फोर्स को डिनोट करेंगे F12 से, इस फोर्स को डिनोट करेंगे F21 से। ये F12 का क्या मीनिंग? F12 का मीनिंग हुआ फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। सिमिलरली F21 का मीनिंग फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। देखिए, जब भी फोर्स का चर्चा चलेगा ना, तो दो ऑब्जेक्ट की चर्चा करना होगा ना। एक ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो लगाया, दोनों ऑब्जेक्ट झलकना चाहिए सिंबल में। तो यहां पर क्या है, जो पहले है उस पर लगा, जो बाद में उसके द्वारा लगा। F12 फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ऐसे डिनोट करेंगे इस फोर्स को। ये Q1 लगाया Q2 पर, Q2 लगाया Q1 पर। लेकिन थोड़ा सा फोर्स को इज्जत दो आप, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको वेक्टोरियली डिनोट करना चाहिए, फोर्स को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए आपको। ये बात। दूसरी बात, ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है, उस दोनों चार्ज पार्टिकल के मिलाने वाले लाइनें के अलोंग, उस लाइन से बाहर नहीं। मतलब आप इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करोगे, मान लो इसी दोनों चार्ज को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बना, इसी लाइन पर ये दोनों फोर्स लाई कर रहा है, इस लाइन से बाहर नहीं। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये Q1 ये Q2, इस दोनों के मिलाने से ये लाइन बना। तो ऐसा नहीं हो कि Q1 Q2 पर इधर लगाया, Q2 Q1 पर इधर, इस लाइन पर नहीं लग किया, उस दोनों चार्ज पार्टिकल के मिलाने वाले लाइन पर लाई नहीं किया वो फोर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो प्रॉपर्टी है ना कि दोनों चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा उस दोनों चार्ज पार्टिकल के मिलाने के लाइनें के लॉ, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। इसी गुण प्रॉपर्टी के चलते इलेक्ट्रिक फोर्स का एक नाम सेंट्रल फोर्स है। थोड़ा इसको लैंग्वेज में हम लिखेंगे, बोथ चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट, बोथ चार्ज पार्टिकल exert force on each other along the line joining two charge particle. उस लाइन से यहां भी देखो, यहां भी इस फिगर में भी मान लीजिए इस दोनों चार्ज के मिलाने से ये लाइन बना था आपका, ये लाइन देखो दोनों फोर्स उसी लाइन पर है। और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। अच्छा, इस फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल जो एक दूसरे पर फोर्स लगाया इसका नाम इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो पॉपुलर नाम है। दो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट किया, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये नाम तो पॉपुलर है, लेकिन कुछ और नाम सब सुनो इलेक्ट्रिक फोर्स का। ये जो प्रॉपर्टी लिखा कि वो फोर्स उसी लाइन पर रहेगा, इस प्रॉपर्टी के चलते इलेक्ट्रिक फोर्स का एक नाम और आता है सेंट्रल फोर्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। लिख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स।
अगला प्रॉपर्टी कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा। मान लो Q1 Q2 पर 10 न्यूटन लगाया तो Q2 भी Q1 पर 10 न्यूटन का लगाएगा, यानी दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम। मॉड F12, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होता है तो मॉड लगाते हैं उसमें। मॉड F12 इक्वल टू मॉड F21, सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा दोनों, ये उस पर 10 न्यूटन तो वो भी इस पर 10 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव हो कि अट्रैक्टिव हो तो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है कि सेम टाइप का चार्ज है तो रिपल्सिव, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखो यहां भी देखो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, यहां पर ऐसे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। थोड़ा देर के लिए इसको एफ मान लीजिए आप, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में सब बात याद दिला रहे हैं। ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट फोर्सेस से आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से ही आना है, इसलिए थोड़ा इसको रिकैप कर रहे हैं हम लोग। और इस फोर्स के बारे में कूलम्ब क्या बोला? बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस, इस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी Q1 इंटू Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस का। मान लो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कूलम्ब्स लॉ है। यही बात कूलम्ब्स ने पहले देखा, दूसरा साइंटिस्ट नहीं देखा। दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, ये बात कूलम्ब से भी पहले दूसरे साइंटिस्ट लोग देख चुका था, लेकिन कितना लगा रहा है उसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले कूलम्ब से एस्टैब्लिश किया एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटल बात है, कूलम्ब्स लॉ का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व किया कूलम्ब। इस दोनों बात को एक सिंगल फॉर्मूला में इंक्लूड करोगे, इस फिगर में ये दिखा देना इसके बीच का डिस्टेंस R। थोड़ा इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए सेमेस्टर 2 का वेक्टर कैलकुलस का ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस थ्योरम, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा, थोड़ा बहुत नहीं, खूब यूज है ग्रेड डाइव कर्ल का प्रॉपर्टी, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम। इसमें कहीं कमी होगा तो फिर ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब दोनों बात को एक सिंगल फॉर्मूला में इंक्लूड करोगे तो डायरेक्ट लिखो दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट डालोगे, उस कांस्टेंट को K से डिनोट करते थे। इस K को तो सबसे पहली बात प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रीड करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो मैथमेटिक्स का रूल्स है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन देते थे, कांस्टेंट आता है। लेकिन इस K का कुछ वैल्यू है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ K। ठीक है, ये सब बात तो याद दिला रहे, इसको पढ़ा नहीं रहे हैं हम, 12 का चीज था ये सब चीज, पढ़ाइयो दीजिए, 12 में लॉकडाउन में थे हम लोग। क्या आशीष? नहीं सर, पढ़े हैं। हमारे बहुत नहीं पढ़ा, अभी जो जितना इंक्वायरीज आ रहा है ना, बहुत स्थिति गड़बड़ है, इंक्वायरी जो आता है पता चलता है तो। हम तो बस यही समझ के काम कर रहे हैं कि एक बार रिकैप कर रहे हैं आप लोग का इस सब चैप्टर।
के का वैल्यू की बात करें, वैल्यू ऑफ के, देखो के का दो वैल्यू डिफाइन किया गया है, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन है कि कब कौन वैल्यू लोगे, कुछ कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर। के का वैल्यू आप यूज करना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मत बोलना है, इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं, इप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू के का। क्या है ये इप्सिलॉन नॉट, उस पर आ रहे हैं हम, पहले के का वैल्यू को फोकस करो। और इस पूरे का वैल्यू 9 × 10⁹, इसका कुछ यूनिट भी होता है, के का यूनिट, के का यूनिट यहां से भी देख लो ना, के को छोड़ दो इधर और इस सब को इधर ले आओ, इस सब को इधर लाओगे तो रफली F गुने R² Q1 Q2 बराबर के। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज का कूलम्ब तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, दो गो चार्ज है, यानी के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये के का वैल्यू। लेकिन कब, जब दोनों चार्ज पार्टिकल जिसके बीच फोर्स की बात कर रहे हो वो एयर में इंबेडेड हो या वैक्यूम में, तब। इफ ब्रैकेट में लिख देना होगा, इफ Q1 and Q2 is embedded in air, embedded मतलब उसके अंदर रखा हुआ होना, धंसा हुआ होना, embedded in air और वैक्यूम, तब ये के का वैल्यू। और के का एक वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसके साथ एगो और सिंबल आ जाता है इप्सिलॉन आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 × 10⁹ बाई इप्सिलॉन आर, क्योंकि इतना का वैल्यू तो यही था 9 × 10⁹, और ये एगो नया सिंबल इप्सिलॉन आर। कब ये लेना, ये वैल्यू यूनिट वही रहेगा, ये अभी भी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कब लोगे, जब आपका वो दोनों चार्ज Q1 Q2 कोई अदर मीडियम में, एयर वैक्यूम को छोड़ के, मान लो पानी में डूबा हुआ है दोनों चार्ज, या कोई ऑयल में है रखा हुआ, तब ये सब यूज करेंगे। इफ Q1 and Q2 embedded in other medium, अब थोड़ा ये इप्सिलॉन नॉट क्या है और इप्सिलॉन आर, इसकी डिस्कशन करें। ये तो के का वैल्यू का डिस्कशन किया, ये दो वैल्यू के का चलता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा चार्ज पार्टिकल एयर और वैक्यूम में है कि कोई अदर मीडियम में है। ये जो सिंबल है ना इप्सिलॉन आर, इसका वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। पानी होगा तो उसके लिए कुछ वैल्यू होगा, ऑयल होगा तो ऑयल भी अलग बहुत टाइप का होता है। डिफरेंट मीडियम के लिए ये ER का वैल्यू डिफरेंट होगा। ये ER इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। खाली आप जानो, खाली ER का वैल्यू 1 याद रखना एयर के लिए। अब अदर मीडियम का ER क्या होगा वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
वो जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वो उस मीडियम का ER दे देता है वहां पर। आपको खाली एयर का याद रखना जो 1 होता है, और अदर मीडियम के लिए याद नहीं रखना है। चलो तो ये सिंबल क्या है? ये इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन आर जो बोलती है, क्या चीज है ये? इसको डिफाइन करें। अल्फाबेटिकली तो इसको इप्सिलॉन नॉट बोला, इसको इप्सिलॉन आर बोला, लेकिन फिजिकली इसका क्या नाम, फिजिकल नाम क्या है इसका? अरे थीटा। तो थीटा तो अल्फाबेटिकल नाम हुआ ना इस सिंबल का, लेकिन फिजिकल नाम इसका एंगल बोलते हो। तो हर सिंबल का अपना एक अल्फाबेटिकल नाम होता है, और उस सिंबल को जिस फील्ड में यूज करने जा रहे हो वहां पर एक अदर नाम होता है उसका। तो ये इप्सिलॉन नॉट एंड इप्सिलॉन आर रियली में क्या चीज है, फिजिकली क्या चीज को बताना चाह रहा है? ऐसे 3 गो सिंबल है, अभी तो 2 गो नाम लिखा है, वो इप्सिलॉन नॉट, इस सिंबल को इप्सिलॉन आर, और एगो और सिंबल होता है जिसको अभी नहीं किए चर्चा, वो ये है सिंपली इप्सिलॉन। इसके पीछे ना आर लगाना ना नॉट लगाना। ये तीनों सिंबल का अपना अपना फिजिकल नाम है। इस सिंबल का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये नाम है सिंबल का। इस सिंबल का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई अदर मीडियम बोल दिया तो पानी, तेल, कुछ भी, एयर वैक्यूम छोड़ के। और इस सिंबल का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी, उसमें भी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। पहले तो ये परमिटिविटी समझें, फिर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या। ये परमिटिविटी वर्ड का क्या मीनिंग? मीडियम का 2 परमिटिविटी डिफाइन किए हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव मीडियम का। लेकिन एयर का एक को डिफाइन किए हम लोग एब्सोल्यूट। पहले तो ये समझो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या चीज है। कोई मीडियम का परमिटिविटी किसको बोलते हैं? अच्छा, कभी आप नाम सुनते होंगे परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, कभी नाम सुनते होंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बहुत सारा नाम आता है, सुने है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। ऑप्टिक्स में लाइट चैप्टर कभी पढ़े होगे तो हिंदी में अपवर्तनांक बोलते थे उसको। यस सर। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। मैग्नेटिज्म में परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये सब क्या चीज है? उस मीडियम का प्रॉपर्टी का नाम है वो सब। अब मान लो वाटर है तो वाटर का रोल अलग अलग जगह अलग अलग होगा। ऑप्टिक्स में लाइट में वाटर का क्या रोल है? कोई लाइट आया हवा से वाटर सरफेस पर तो वो बेंड कर गया, रिफ्रैक्शन होता है ना, ये सुने होंगे। मान लो इधर वाटर है, इधर एयर है,
अब कोई लाइट लाए, ये नॉर्मल है, ये बेंड कर गया नॉर्मल की तरफ, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। तो यहां पर वाटर क्या किया, लाइट का वेलोसिटी को चेंज कर दिया। ऑप्टिक्स में वाटर का ये काम है, लाइट का वेलोसिटी को चेंज कर देना। अभी क्या काम है वाटर का, अभी काम है वाटर का कि दो चार्ज पार्टिकल हवा में था, तो जितना फोर्स लगा रहा था, यदि उस दोनों चार्ज को उतने ही दूरी पर वाटर में रख दो तो फोर्स अलग अमाउंट का लगेगा। यहां पर वाटर का काम है फोर्स को अफेक्ट करना, यहां पर वाटर का काम था वेलोसिटी को अफेक्ट करना। मीडियम सेम है लेकिन अलग अलग जगह उसका अलग अलग काम है ना, नहीं? सेम मीडियम का अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल है ना। यहां पर रोल क्या है, लाइट का वेलोसिटी को चेंज करना। यहां पर इसका क्या रोल है, इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट कर देना। मान लो हम यहां पढ़ा रहे हैं तो आप टीचर नाम दिया, हम मारपीट करेंगे तो गुंडा नाम दोगे, हम बस चलाएंगे तो ड्राइवर नाम दोगे। सेम आदमी का अलग अलग काम के अकॉर्डिंग, अलग अलग रोल के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम देते हो। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी मेरा यूज हो रहा है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरा नाम टीचर रखा। बस चलाएंगे तो उस प्रॉपर्टी के चलते हम ही को आप ड्राइवर बोलोगे। वही तो वाटर कर रहा है यहाँ। सेम मीडियम का अलग अलग जगह अलग अलग रोल होता है, उसके रोल के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। तो वाटर का जो गुण प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट कर रहा है, उसी प्रॉपर्टी का नाम है परमिटिविटी ऑफ वाटर। वाटर का जो प्रॉपर्टी लाइट के वेलोसिटी को अफेक्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फोर्स को अफेक्ट करेगा, उस प्रॉपर्टी का नाम है परमिएबिलिटी ऑफ वाटर। तो परमिटिविटी इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम का एक प्रॉपर्टी का नाम है। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव है ये, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कौन प्रॉपर्टी, मीडियम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रिकल अफेक्ट कितना है उस मीडियम का, उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो अपनी भाषा में। कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब आइए, परमिटिविटी बहुत सिंपल वर्ड है, उसका मीनिंग समझ गए ना। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। यस। अब आता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। मान लो टीचरे का बात है, तो कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई खराब पढ़ाता है। अब हम बोले कि नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये मेरा एब्सोल्यूट हुआ। लेकिन किसी से कंपेयर करेंगे, हो सकता है हम खराब पढ़ाते हो, किसी के रिस्पेक्ट। एक होता है एब्सोल्यूट, जब कंपैरिजन नहीं कर रहे हो किसी से तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है वो। और जब किसी से कंपैरिजन करते हो, अब हम कहेंगे हम गोरा हैं तो ये मेरा एब्सोल्यूट कलर हुआ। लेकिन किसी से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है हम काला नजर आएंगे, तो वो मेरा रिलेटिव कलर हुआ। तो कोई मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी जब कंपैरिजन नहीं करें उसके परमिटिविटी को किसी अदर मीडियम के परमिटिविटी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो तो एब्सोल्यूट, जो ये हुआ ये सिंबल। और जब
उस मीडियम के परमिटिविटी को कंपेयर करोगे कोई अदर मीडियम के परमिटिविटी से, तब फिर ये रिलेटिव, ये परमिटिविटी बोलेंगे। अब बोलोगे सर किस से कंपेयर करें, तो एयर से करना है कंपेयर, एयर के परमिटिविटी से कंपेयर करना है किसी अदर मीडियम के परमिटिविटी को। और वो फॉर्मूला ये है, देखो, ER यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम is equal to absolute permittivity of the medium divided by permittivity of air। तो बताओ क्या हुआ, हम मीडियम के परमिटिविटी को किसके परमिटिविटी से कंपेयर किया, एयर के परमिटिविटी से कंपेयर किया, तो उसी को रिलेटिव परमिटिविटी नाम देंगे। ये रिलेशन है इस तीनों में। चलो, ये था इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करना, लेकिन हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन किए हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात किए हैं। ये था K, Q1, Q2, ये सब समझ में आया ना, ये सब वर्ड, ये सब सिंबल? Yes, sir. थोड़ा बहुत भी? Yes, sir.